डीसी मशीन का सेकंड लेक्चर है अपना ये। पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? एक तो कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, यस सर, है ना। फिर कंस्ट्रक्शन में जो भी पार्ट्स थे वो पार्ट्स क्या है, किस चीज के बने हुए है ना, किस चीज के बने हुए हैं। फिर बनने के बाद उनका क्या है, काम क्या है, वर्किंग क्या है, वो चीजें देखिए कि कौन सा पार्ट क्या काम आ रहा है ना, किस चीज का बना हुआ है, वो सब चीजें देखिए अपन। उसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ क्या आता है कि मैंने जब डीसी मशीन आपको बताया था, क्लासिफिकेशन किया था इसका, ये कितने टाइप की बताई थी? दो टाइप की, कौन सी? डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। फिर आगे इनको और डिवाइड किया था, क्या था? सेल्फ एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा था सेपरेटली एक्साइटेड, है ना। दूसरा था यहाँ सेपरेटली। ये दो टाइप देखे थे उसमें। आज बात करते हैं इसमें डीसी जनरेटर पे चलेंगे, बात करेंगे कि कैसे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है और क्या जो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और इनके काम कैसे करते हैं, और इनको यही नाम जो है वो क्यों दिया गया, यही नाम है इनको क्यों दिया गया। रुको 10 मिनट है ना। तो आगे चले जाते हैं। एक्साइटेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं, है ना। एक्साइटेशन क्या रहता है कि अपन ने बेसिक प्रिंसिपल क्या बताया डीसी मशीन का, कि एक यहाँ पे मैग्नेट होगी, कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैग्नेट किस टाइप की होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। जब इसमें करंट का फ्लो करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेट फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मान लो यहाँ कोई वाइंडिंग थी, है ना। अब ये वाइंडिंग क्या होगी, इसको कोई ना कोई करंट देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे अपने आकर किसी कंडक्टर को क्या करें, लपेट दे या टर्न उसके आपने इसको इस हिसाब से वाइंडिंग कर दे और उसमें करंट का फ्लो कर दे, तो वो क्या है, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। तब तक मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा जब तक उस करंट का उसमें फ्लो होता रहेगा ना। तो वो करंट जो होती है जिसके कारण क्या बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड। उसी करंट को क्या बोलते हैं अपने, एक्साइटेशन। मतलब कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, उस वोल्टेज सोर्स के कारण करंट का फ्लो होगा, उस करंट के कारण वाइंडिंग क्या है, एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी और फ्लक्स को जनरेट करेगी, है ना। यही था। तो उसी करंट को मान लो या जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं अपने, एक्साइटेशन। अब मोटर को जनरेटर कौन सा पड़ रहा है, डीसी। तो ये एक्साइटेशन हमेशा जो है डीसी मशीन में कैसा रहेगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि डीसी मशीन का एक्साइटेशन कैसा रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से यहां फ्लक्स जनरेट होगा, सही है, और बीच में क्या रहेगा मेरा, आर्मेचर, कंडक्टर बोल दूं, रोटर बोल दूं, आर्मेचर बोल दूं, मेरी मर्जी, है ना। ठीक है, तो ही सही है। अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। रोटेट करने से फ्लक्स कटेंगे, फ्लक्स कटने से ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। ये तो थी प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल यही है। अब देखो, अब कुछ पॉइंट लेके चलता हूं मैं, उनको देखते जाओ। अब एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने, और मान
ये ऊपर बने, ये 4 पॉइंट है ना। ये मैंने लिया 0 डिग्री, ये मैंने लिया ये ये और ये 0 360 एक ही जगह है ना, 90 के क्वार्टर है। अब जो ईएमएफ जनरेट होता है इस टाइप से, उसका फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर BLV sin थीटा है ना। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। L क्या है? कंडक्टर की लेंथ। B क्या है? वेलोसिटी। और थीटा क्या है? फ्लक्स और कंडक्टर के बीच का एंगल है ना। फ्लक्स। अब यहाँ एंगल कितना है? पहले 300 या शुरू करेंगे तो 0 डिग्री साइन 0 की वैल्यू, अब मैं थीटा बराबर 0 डिग्री को ले लूं, E बराबर साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा तो 0 की ईएमएफ बराबर क्या हुआ? 0। मैं एक वेव फॉर्म बनाता हूं यहां पे, ठीक है। ये क्या है? टाइम है ना। या मैं मान लो एंगल की बात कर रहे तो थीटा एंगल की है ना। यहाँ पे मैं मान लूं किसकी? ईएमएफ की क्या फ्लो होगी? करंट है ना। तो जब थीटा बराबर ये कितना एंगल हुआ? एक्सिस पे क्या होगा? 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर यूं भी लिख सकते हो पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय, और पाई का मतलब कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री है ना। तो वही 180 बटे 2 कितना रहता है? 90। 180 270 और 360। अब थीटा बराबर 0 डिग्री पर ईएमएफ कितना था? 0। तो ग्राफ में 0 कहां लिखूंगा? E की वैल्यू 0 कहां आएगी? इसी पॉइंट पे आएगी। तो यहां क्या था? फिर मैं बात करूं 90 की, थीटा बराबर क्या देख रहा हूं मैं इसमें कि कैसे ईएमएफ जनरेट होता है। एक्साइटेशन तो मेरे को पता चलता कैसी होगी? डीसी। अब जो जनरेटर जनरेट कर रहा है उसका नेचर कैसा होगा? डीसी होगा या एसी होगा? अगर डीसी है तब तो ठीक है, क्योंकि डीसी जनरेटर डीसी आउटपुट देना चाहिए। अगर एसी मिल रही है मेरे को, तो इसका मतलब मेरे को एसी को किस में चेंज करना पड़ेगा? तो एसी को डीसी में कौन चेंज करता है? जब मैंने कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी तब बताया था आपको, कम्यूटेटर है ना। तब फिर कम्यूटेटर का रोल आएगा। थीटा बराबर E बराबर BLV साइन 90। साइन 90 का मान E बराबर क्या होगा? BLV। अब थीटा का मान 90 पर क्या होता है? साइन का मान 1। और ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 ही होता है ना। तो इसका मतलब कि जब थीटा बराबर क्या होगा, तो मेरे को उस टाइम ईएमएफ क्या मिलेगा? अधिकतम मिलेगा। अब एंगल ऐसे होगा ना 0 से सीधा 90 पहुंच जाएगा। 0 से 1 2 3 10 20 30 डिग्री करके पहुंचेगा। तो मतलब पहले 0 था, 90 पे क्या है? तो इसका मतलब धीरे धीरे मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो मैं इसको यूं बना सकता हूं, तो ये मेरे को यहां क्या मिला? क्या मिला है? मैक्सिमम अधिकतम। फिर थीटा बराबर 180। तो देखो साइन 180 का मान क्या था? क्या होता है? क्वाड्रेंट देखे होंगे वैसे, अगर चेंज करें तो साइन 180 का मान निकालेंगे कैसे? साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? दूसरे में क्या पॉजिटिव रहता है? साइन पॉजिटिव रहता है या नहीं रहता है? पहले में दूसरे में एक पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। कौन दोनों?
सभी साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं शायद इसमें। साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव। कोचिंग की है बिलियन की, क्या पढ़ा उसका? पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव। साइन या साइन का उल्टा क्या हुआ? कोसाइन, वो भी पॉजिटिव रहेगा। टेन पॉजिटिव या टेन का उल्टा क्या रहा? कोट, वो भी पॉजिटिव। कॉस या कॉस का उल्टा क्या हुआ? साइन, वो दोनों पॉजिटिव। तो ये कितने डिग्री तक होता है? 90। ये 270 और ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? दूसरा। वैसे भी जब 90 प्लस 90 लेके चलेंगे तो ये निष्पत्ति क्या होगी? चेंज होगी। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। जब 90 डिग्री हो साइन का उल्टा सेक होता है, कोसेक होता है। लेकिन जब 90 प्लस थीटा देते हैं तो साइन किससे बदलता है? त्रिकोणमिति पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, साइन बदलता है कॉस में। कॉस 90, कॉस 90 का मान 0। ये पॉजिटिव क्यों रहा? क्योंकि साइन है। साइन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव। तो भी पॉजिटिव ही रहा। cos 90 का मान 0। इसका मतलब 180 पे मान धीरे धीरे वापस क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? 0, है ना? 180 पे मान वापस क्या होने लगेगा? e बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि sin 180 का मान क्या रहेगा? 0। फिर 270 का मान निकालो। अब थीटा बराबर क्या था? 270। e बराबर b sin। अब निकालो क्वाड्रेंट के हिसाब से। फिर sin 270 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 90 डिग्री तक, 180 तक, 270 तक और 360 तक। तो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसको मैं लिख सकता हूँ या इसको और चेंज करना था तो मैं क्या लिखूं? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है? 10 और 4। क्या पॉजिटिव रहता है? 10 या 10 का उल्टा कोट। इसको और वैसे लिखना था तो साइन को किस में लिख सकता हूँ? 180 प्लस 90 क्या होता है? 270। 180 प्लस थीटा किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या रहेगा? खाली 10। यहाँ क्या है? तो माइनस साइन 90, है ना? साइन 90 का मान 1, तो माइनस, तो ये क्या रहेगा? ये बराबर -1 या -BL3। ये नेगेटिव में साइन का मान क्या है? मैक्सिमम, है ना? तो यहाँ क्या रहेगा? फिर से यहाँ क्या मिलेगा मेरे को? फिर से Vmax किसमें? या Emax नेगेटिव में। ये Emax पॉजिटिव में, है ना? अब 360 का मान थीटा बराबर 360 रखो तो sin 360 का मान कितना होता है? फिर से 0, फिर से 0। तो ये यहां कहां रहेगा? 0, है ना? इसी प्रकार से ये साइकिल चलता रहेगा। तो जनरेटर कौन सा था? डीसी। ये आउटपुट कौन सी है? कौन सी आउटपुट है? एसी क्या होती है? जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। इसका देखो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे किस में जा रहा है? नेगेटिव में। और मान भी मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये डीसी जनरेटर जनरेट कौन सा करेगा? एसी क्वांटिटी। अब इस एसी को डीसी में किससे चेंज करेंगे? कम्यूटेटर का यूज करेंगे। तो यहां किसका काम आएगा? कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर क्या करेगा? इस एसी को किसमें बदल देगा? डीसी में। समझ गए? तो अब अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले अपने बात कर रहे थे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? एक्साइटेशन, है ना? एक्साइटेशन में बेस है कि अलग से एक्साइटेशन को मतलब कि जो ये इस वाइंडिंग को जो कनेक्शन दे रहे हैं, जो डीसी सप्लाई दे रहे हैं, वो क्या करेंगे? अलग से कोई बैटरी के थ्रू से देंगे और
सेल्फ एक्साइटेड का मतलब कि वो जनरेटर खुद ही अपनी वाइंडिंग को जो है वो सप्लाई देगा फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। तो समझ आई बात है कि क्या क्वांटिटी देगा। चलो आगे। अब देखो सर्किट एक्साइटेड का डायग्राम बनाते हैं पहले। ऊपर डायग्राम बनाते हैं बार में। ये वाली अब देखो ये डायग्राम है, इसमें देखो जनरेटर एक अलग है, जनरेटर पहले क्या है, ये क्या है जनरेटर का आर्मेचर, ये लोड तो सप्लाई देने, आईए मतलब आर्मेचर करंट, आरएसएस मतलब शंट फील्ड, एसएस का मतलब शंट और आईएसएस का मतलब जो करंट शंट करंट इसमें जाएगा। होता क्या है, सबसे पहले क्या एक्साइटेशन होना चाहिए, फील्ड। तो फील्ड क्या है, ये कौन सी वाइंडिंग होगी, फील्ड में प्राइमरी जनरेटर नहीं है, इससे प्राइमरी वाइंडिंग की बात नहीं करते। अभी क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है, सॉरी ये क्या है जनरेटर ना। तो ये क्या है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग का काम क्या रहेगा, फ्लक्स को कि जब इस वाइंडिंग में मैं वोल्टेज डीसी वोल्टेज सप्लाई करूंगा, करंट फ्लो होगा, तो क्या करेगा, क्या करेगा भाई, फ्लक्स देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा जो केस है यहाँ है फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा है ना। अब ये प्राइमर से कनेक्टेड आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट होगा तो क्या बनेगी, उससे को कटेगा, फ्लक्स को काटेगा, ईएमएफ बढ़ेगा और करंट फ्लो होगी। वो करंट कौन सी होगी, और यहाँ पे कौन सी करंट चलेगी, लोड करंट, जो लोड में जा रही है ना। इसका मतलब ये था कि फील्ड मैंने पूरी की पूरी अलग रखी, कंडक्टर को घुमाया और वहां करंट चली गई है ना। पहली चीज तो थी ये। सेल्फ में क्या रहेगा, बेसिक डिफरेंस लेके चलते हैं आपसे, फिर पूरा इनका जो क्या करंट की वैल्यू क्या रहती है, क्या चेंजेस है। सेल्फ में मैं शंट जनरेटर की बात करता हूँ, किसकी, शंट जनरेटर। ये फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर, वही प्राइमर से कनेक्टेड होगा है ना। ये कौन सी आर्मेचर करंट, ये यहाँ कौन सी, अब देखो ये भी क्या है, ये भी क्या है मेरी फील्ड वाइंडिंग, और ये भी क्या है, इस फील्ड वाइंडिंग को क्या है, एक अलग से डीसी सोर्स दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। इसको दिया है, इसको दिया नहीं दिया, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड खुद आर्मेचर
आर्मेचर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, आर्मेचर करंट होगी, उसी आर्मेचर करंट का कुछ हिस्सा किसमें जाएगा, फील्ड वाइंडिंग। पहली बात तो ये आप कोई कहते हैं सर जब फ्लक्स बढ़ेगी नहीं तो जाए, पहले फ्लक्स बना कहाँ से, क्योंकि आर्मेचर जनरेटर क्या काम करेगा, फ्लक्स को काटेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा। उस फ्लक्स को काटने के लिए क्या होना चाहिए, फ्लक्स तो पहले मिलना चाहिए ईएमएफ जनरेट करने के लिए। तो क्या करते हैं, एक टर्म आती है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और एक दूसरी टर्म आती है फील्ड रिफ्लेक्शन। आईटी वालों का नाम सुना हो, क्या करते हैं हमने कि जब भी जनरेटर को अपन ने मतलब कंस्ट्रक्ट किया, उसको यूज करने के लिए अपने उसको काम में ले रहे हैं, क्या करते हैं इस पूरी वाइंडिंग को 5 से 10 मिनट के लिए क्या करते हैं अपने डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं। इसमें डीसी सोर्स क्या रहेगा, परमानेंट जुड़ा हुआ सेपरेटली में, सेल्फ एक्साइटेड टाइप का जो जनरेटर रखना, उसमें क्या करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए इस वाइंडिंग को किससे जोड़ देंगे, किसी बैटरी सोर्स से। अब क्या है कि इसमें जो जैसे अपन ने बैटरी सोर्स से जोड़ा तो कुछ ना कुछ, वैसे तो क्या होता है आइडियली क्या होना चाहिए, जब बैटरी सोर्स जुड़ा तो मैग्नेटिज्म बना, बैटरी सोर्स हटा तो मैग्नेटिज्म भी चला जाना चाहिए, पर पूरा मैग्नेटिज्म नहीं रहता, कुछ ना कुछ बचा कुचा मैग्नेटिज्म उसके अंदर रह जाता है, और वो बचे हुए मैग्नेटिज्म को ही क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, है ना। इसमें फिर एक टर्म आएगी आगे क्रिटिकल स्पीड, और ये अपने जो शंट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, वो आगे की बातें करेंगे। लेकिन 2 टर्म आई समझ में, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है फील्ड रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो भी आपने जो शंट फील्ड का जो है उसको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में 5 से 10 मिनट अपने बैटरी सोर्स से जोड़ के रखते हैं, किसके लिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के लिए। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है अगर इस वाइंडिंग में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो क्या ये काम करेगी क्या, उस कंडीशन में काम नहीं करेगी, क्योंकि पहला फ्लक्स कटना जरूरी है, आगे की सब एक बार बनने के बाद तो ये सप्लाई करने लगेगा, लेकिन जब तक पहला फ्लक्स कटता नहीं है कुछ, तब तक ये सप्लाई किसको देगा, तो वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उसी के लिए है कि जब जनरेटर स्टार्ट हो तो कुछ मात्रा में फ्लक्स कटे ताकि आर्मेचर करंट जनरेट हो, उस आर्मेचर करंट का कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, फील्ड में जब जाएगा तो वो फिर करंट उसको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, उसी करंट से वो क्या करने लगेगा, अपने आप को एक्साइटेड करने लगेगा, है ना। ये क्या इसका कंसेप्ट हुआ, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का, फील्ड रिफ्लेक्शन का और सेल्फ एक्साइटेड का। ज्यादातर यूज जो होता है वो किसके होते हैं, कौन से जनरेटर होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड टाइप के होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ज्यादातर यूज होते हैं, लैब इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके अंदर। अब ये लंबी वाइंडिंग रखी गई है, इसमें क्या लंबी क्यों रखी है, अगर करंट कौन सा पार्ट, आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, करंट कौन सा पार्ट यूज करता है हमेशा, लो रेजिस्टेंस का, तो इसलिए मेन करंट किसकी जरूरत है, लोड करंट की। कोई जनरेटर को बनाया किसके लिए, सप्लाई देने के लिए, लोड पे सप्लाई के लिए, तो ये करंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये जो मैक्सिमम करंट होगी तो इससे कम से कम, क्योंकि ये क्या है एक नोड है, अब करंट जब यहाँ जाएगी 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो यहाँ ज्यादा करंट हो जाएगी, जब यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो ज्यादा हो, इसलिए वाइंडिंग को क्या बनाया जाता है, हाई रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस हाई है तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, करंट की वैल्यू कम, तो तार भी कैसे यूज कर सकते हैं, पतली यूज कर सकते हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कोई पूछे शंट जो है जनरेटर है सेल्फ एक्साइटेड का, उसकी वाइंडिंग कैसी होती है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, पहला लो रेजिस्टिव, दूसरा हाई रेजिस्टिव, दूसरा सीधा 200 से 250 ओम का, और तीसरा लो करंट है तो थिन वायर का,
सीरीज में जस्ट इसका अपोजिट ले लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन भी सीधे ऑब्जेक्टिव तो सीधे यही कौन सा अगर पेपर है क्या पेपर भेजा हुआ था रोहित, उससे हमारे क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का बन रहा है ना, उससे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा आपको। हम जिसमें से तो थोड़ा ही पड़ा पेपर भेजा था रोहित के 3 कर दो 3004 का 3004 का सर सेंटर भी सर। अब देखो दिष्ट धारा में पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव देखो, दिष्ट धारा मशीनों में ब्रश किसके बने होते हैं, किसके बने होंगे, तांबे के होंगे, क्या होंगे, तांबे के यूज करते हैं, तो कार्बन लोहे के हो सकते हैं, ऑप्शन में ग्रेफाइट के हो सकते हैं, हैं नहीं हो सकते, स्टील के हो सकते हैं, इसलिए कॉपर ब्रश यूज करते हैं ज़्यादा लो लॉसेस। कार्बन तो ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है। उसके अलावा अगर लोग अपने आगे बढ़ेंगे कंप्यूटेशन में कि जब क्या कहते हैं कंप्यूटेशन में एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में पहुंचते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है कि स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को बचाने के लिए यहीं पर अपने कॉपर ब्रशेस का यूज कर देते हैं ना। दूसरा क्या है देखो आर्मेचर रिएक्शन को भी पढ़ी नहीं है बोलते ग्रेफाइट दिखा रहे हैं, हाँ ग्रेफाइट दिखा रहे हैं बुक में CO से दिखा रहा है ग्रेफाइट, हाँ सर कार्बन ग्रेफाइट का भी कार्बन ग्रेफाइट होगा, खाली ग्रेफाइट थोड़ी होगा इधर, जैसे कि सी कार्बन ग्रेफाइट कॉपर के तो यूज होते हैं, कार्बन ग्रेफाइट हो तो सही है, तो कार्बन ग्रेफाइट का यूज करते हैं। फिर देखो दूसरा क्या है, ये हमने पढ़ा दिष्ट धारा मोटर में बैक ईएमएफ का क्या काम होता है, परसों वाले वीडियो में देखा था, बैक ईएमएफ क्या करेगा, आउटपुट है वैल्यू। तो ऑप्शन क्या दिया है इसे, मोर देन सप्लाई ज्यादा होगा क्या, सप्लाई वोल्टेज से आउटपुट इनपुट से ज्यादा आउटपुट होती है कभी का। मैंने क्या बताया था मोटर में ईपी क्या है, अब बैक ईएमएफ क्या है मेरी याद नहीं है क्या, मैंने क्या बोला V माइनस IAR बराबर EP, मतलब इनपुट माइनस लॉसेस बराबर क्या होगा आउटपुट। एक इसमें अपन ने वो भी करा था माइनस का क्या BCD ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। तो देखो क्या आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा होगा क्या ज्यादा, दूसरा क्या आउटपुट वोल्टेज से जुड़ा होता है, ऐड करते हैं क्या उसमें, ऐड थोड़ी करते हो तो आउटपुट मिल रही है अपने को। तीसरा आउटपुट वोल्टेज से कम होता है क्या, आउटपुट हमेशा क्या रहेगी इनपुट से ज्यादा रहेगी, आउटपुट या कम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजम्पशन है उसमें क्या रहेगी लॉसेस रहेंगे। तो तीसरा सही हो सकता है, चौथा क्या है मेन फ्लक्स प्रोड्यूस करता है क्या, बैक ईएमएफ तो प्रोड्यूस करते नहीं, आंसर सी इसका क्या रहेगा सही रहेगा। दिष्ट धारा से मोटर को जब बढ़ाया बाहर बढ़ाया जाता है उसकी गति कैसी रहेगी, ऑप्शन रहेगा मैंने आपको याद है आप क्लास अगर ढंग से देखते हो तो मैंने एक डायग्राम बनाया था परसों वाली शनिवार वाली क्लास में, याद होगा बनाया था याद है, मैंने फॉर्मूला लिखा था EP बराबर -LP/60 है, याद होगा कैलाश याद है क्या, मैंने कहा ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, EP बराबर क्या था प्रोपोर्शनल था n फाई के, और n बराबर क्या था EP अपॉन n नंबर ऑफ टर्न नहीं है क्या, है ना, n स्पीड ही आ गई, हाँ स्पीड ठीक है, स्पीड ही आ गई है ना। तो फिर मैंने ये भी कहा था कि शंट मोटर है तो करंट की वैल्यू क्या है बहुत कम ही आ जाती है, इसके कारण फ्लक्स में परिवर्तन बहुत कम होते हैं, तो शंट मोटर क्या रहती है कांस्टेंट फ्लक्स रहेगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेंगे तो मेन स्पीड कैसी थी अगर यूं चल रही थी तो उससे थोड़ी सी कम क्या रहती है, यहाँ पे क्या आती है उसकी स्पीड रहती है, क्योंकि n बराबर क्या था EP और EP बराबर किसके था V माइनस IR
फाई तो चेंज होगा नहीं, कुछ लॉसेस के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, जो v माइनस आई आ रहा है ना, वरना यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है कि जब शंट मोटर पर भार बढ़ाया जाएगा, मतलब लोड बढ़ाया जाएगा, तो वो कैसे रहेगी, स्थिर रहेगी क्या स्पीड उसकी, पूरी स्थिर तो कोई मोटर नहीं रहती, लगभग स्थिर रहती है ना, अनुपातिक रूप से बढ़ती है, बढ़ेगी नहीं, है ना। तीसरा क्या, हल्की सी कम होती है क्या, ये ऑप्शन हो सकता है। चौथा क्या, हल्की सी बढ़ती है, बढ़ेगी नहीं, ये क्या हो रहा है, हल्की सी कम हो रही है। उस दिन आपने डायग्राम में देखा ना, तो जो बढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव आपको उसी में मिलेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा वीडियो को देखते हो तो आपको वो समझ आ जाएगा। फिर क्या है, शंट मोटर में गति नियंत्रण की जा सकती है, किससे करेंगे, ऑप्शन देखो, ध्रुव द्वारा, फ्लक्स पर पोल के द्वारा कर सकते हैं। फॉर्मूले में क्या रहता है, पोल रहता है ना, पोल को चेंज कर, अगर मैं यहां देखूं इस फॉर्मूले से, तो n बराबर क्या होगा, EB into 60A बटे फाई जेड P बराबर देखो n, ये भी हो सकता है। अब यहाँ n बराबर यहाँ रखूं मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P, है ना। पोल को चेंज करने पे स्पीड चेंज होगी क्या, हो सकती है। अगर आपने पहले मशीन डिजाइन कर रहे हैं, 2 पोल की मशीन है, उसको 4 पोल की कर देंगे, तो स्पीड में फर्क पड़ेगा ना। तो ये पहला ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर प्रतिरोध n बराबर क्या था, v माइनस आई है। इस आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज करूं तो स्पीड में फर्क पड़ेगा ना। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, वो कह रहा है कि डीसी मोटर है, उसकी स्पीड में चेंज किस से हो सकता है, तो पोल को बदलने से हो सकता है क्या, हो सकता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस को बदलने में मेरे पास फॉर्मूला है कि इससे भी स्पीड में फर्क पड़ता है। तीसरा क्या है, वोल्टेज, तो इस वोल्टेज को चेंज कर दूं तो चौथा है क्रॉस सेक्शन। आंसर क्या होगा, एक फॉर्मूला जो है वो आपके सारे काम करता है ना। उससे अगला क्वेश्चन देख लो, क्या है, ट्रांसफार्मर में क्या है, ट्रांसफार्मर का आगे 3-4 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में। तो आप देख लो क्वेश्चन अभी तक देखे, एक आर्मेचर रिएक्शन में पढ़ी नहीं अपन ने, बाकी सारे क्वेश्चन में सही है। अगर थोड़ा सा अपने जो बोल रहे हैं ना, पेपर भी जो उसी में से आ जाए। छोटे वाले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि कम्यूटेटर क्या काम करता है, किसका बना होता है, एसी को डीसी में बदलता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है, किसका बना होता है, हार्ड रोड कॉपर का, बताया था, हार्ड रोड कॉपर का बना रहता है। ये चीज भी नहीं है। और सभी सेगमेंट किससे अलग किए होते हैं, माइका शीट से। जो सेगमेंट्स होते हैं उनको किससे अलग किया होता है, माइका शीट। माइका मतलब हम लोग बोलते हैं। डिश दरार मोटर में कौन सी हानि होगी, स्टेटर की साइड देखें, आयरन लॉस कौन से होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, और दूसरे कौन से होते हैं, कॉपर लॉस, उनके बारे में लिख सकते हो वो बात। डिश दरार मोटर का कार्यकारी सिद्धांत तो बता सकते हो, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। लेंज का नियम पूछ ले तो लेंज के नियम के हिसाब से वो रोटेट करते हो, क्या हर कारक उसी कारक का विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है ना। फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया कर सकता हूं आपको भी, ट्रांसफार्मर। बड़े क्वेश्चन में डीसी जनरेटर का डायग्राम बताओ, बना सकते हो। अभी जो अपन ने ये बनाया, फिर वो मशीन बनाई थी, याद हो आपको, तो याद है ना, पास ये सब 6-8 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर ये पहला पेपर तो कर सकते हो। मेरे हिसाब से 2 लेक्चर में भी पास होने वाला जुगाड़ है इसका। तो थोड़ा सा देखोगे, वीडियो को रिवाइंड करोगे, और थोड़ी सी किताब तो एक बार खोलनी पड़ेगी आपको, जिसमें वो चीजें दोबारा से लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप आराम से पास होने वाले। 2-3 क्लास मशीन की लेके, 1-2 जनरेटर मोटर की लेके, फिर 1-2 क्लास अपने लेंगे ट्रांसफार्मर की, फिर चलेंगे 3002 पे, क्योंकि सबसे ज्यादा अटकने वाला कोई सब्जेक्ट है तुम्हारा, तो 3002 ही रहने वाला। उसमें थ्योरम को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे, तो उससे भी आपको जो है फायदा मिलेगा। ठीक है।